पार्किंसंस डिजीज़ ये एक प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है जिसमें न्यूरॉन्स जो हैं वो डैमेज होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब है कि टाइम के साथ ये बीमारी शिद्दत इख्तियार कर जाती हैं। तो इसमें होता क्या है, डिक्रीज़ मसल मूवमेंट होता है, मसल्स के मूवमेंट जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं और कभी कभी ट्रिमर्स होते हैं कि मसल्स विदाउट योर कॉन्शियस योर विल योर कंट्रोल वो खुद मूव कर रहे होते हैं या फिर रिजिड हो जाते हैं कि मूव नहीं कर पाते। और फिर क्या होते हैं कि कुछ पॉस्चरल और गेट एबनॉर्मलिटीज़ हो जाते हैं इंसान को कि इंसान वॉक सही तरीके से नहीं कर पाता। ये होते क्यों है, इसमें अभी हमने यहाँ पर बात की कि ये एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर है और इसमें जो न्यूरॉन्स ख़त्म होते रहते हैं टाइम के साथ, वो कौन से हैं, वो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जिसकी वजह से डोपामिन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाती हैं विद डिक्रीज़ इन द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, और साथ साथ में कि न्यूरॉन्स की डेथ होती जाती हैं जिससे डोपामिन की कंसंट्रेशन कम होती है। इनके कॉजेज़ क्या होते हैं, जनरली अननोन कॉजेज़ होते हैं कि कॉजेज़ जो हैं वो नाउन नहीं होते और कुछ इनके जेनेटिक्स भी हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ भी हो सकते हैं। जस्ट लाइक आप पेस्टिसाइड्स की तरफ अगर कोई एक्सपोजर होती है किसी भी पेशेंट की, किसी भी शख्स की, तो उसको ये पार्किंसंस डिजीज़ हो सकती हैं। और टॉक्सिक इम्प्योरिटीज़ जो ऑब्जर्व की गई हैं वो ओपियोइड्स जो यूज़ करते हैं, तो उन ओपियोइड्स के जो अगर ड्रग्स के फॉर्म में हो या जो मिलते रहते हैं ओपियोइड्स, उनकी वजह से उनमें अगर इम्प्योरिटीज़ हो तो उनसे भी पार्किंसंस डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो सकती हैं। अभी हमने बात की कि ये क्या होता है, बिकॉज ऑफ डेथ ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ये हो जाता है। कहाँ पर स्पेशल पॉइंट होते हैं आपके ब्रेन में, मिड ब्रेन के पोर्शन में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक पोर्शन है मिड ब्रेन का, इसको बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। ये क्या होता है, ये एक ब्लैक स्पॉट होता है। नाम से जाहिर है कि नाम बता रहा है कि सबस्टेंशिया का मतलब है कोई सब्सटेंस, नाइग्रा जो आप लोग जानते हैं कि अफ्रीकन नाइग्रा होते हैं ब्लैक वन, तो ब्लैक सब्सटेंस, नाइग्रा मीन्स ब्लैक, सबस्टेंशिया मीन्स सब्सटेंस। ब्लैक सब्सटेंस जो इन द ब्रेन होता है, खासतौर पर मिड ब्रेन में, ये डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है विद द टाइम जब पेशेंट को किसी भी पेशेंट को पार्किंसंस डिजीज़ होती हैं। तो ये सबस्टेंशिया नाइग्रा क्या होता है, ब्लैक स्पॉट तो है लेकिन ये असल में क्या है, पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया, जो कि आपके पार्ट होता है बेसल गैंग्लिया का। बेसल गैंग्लियास के फर्दर जो है वो कंपोज होता है कॉर्डेट, पोटैमन, ग्लोबस, पैलाइडस, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो पोटैमन को हम डिस्कस कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन पोटैमन से आते हैं टूवर्ड्स द बेसल द सबस्टेंशिया नाइग्रा, ये आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा पोर्शन है। इसके फिर मजीद दो पार्ट्स होते हैं और सबस्टेंशिया नाइग्रा जो है वो इक्वली डिवाइडेड है बोथ हेमिस्फेयर्स में ब्रेन के। तो यहाँ पर क्या होता है, खास तौर पर जो दो पोर्शंस है सबस्टेंशिया नाइग्रा के, द फर्स्ट वन रेटिकुलाटा, द सेकंड वन कॉम्पैक्टा, यहाँ पर मैंने लिखे भी हैं। इंफॉर्मेशन पोटैमन से आता है टुवर्ड्स द रेटिकुलाटा और ये फॉरवर्ड करता है टू द थैलेमस बाय मीन ऑफ गाबर्जिक न्यूरॉन्स। लेकिन यहाँ से फिर जो नेक्स्ट पोर्शन है कॉम्पैक्टा, खास तौर पर इस पोर्शन में क्या हो जाता है, जो पार्किंसंस का पेशेंट होता है वो इस पोर्शन में वो काम करना छोड़ देता है। तो ये क्यों, क्योंकि कॉम्पैक्टा जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पैगामात को फॉरवर्ड करने को टुवर्ड्स द पोटैमन, फिर पोटैमन से टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स की वजह से क्या होता है, वहाँ पर ये आगे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जो है बाय मीन ऑफ मसल्स मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करना या गवर्न करना, वो फिर यहाँ पर कॉर्टेक्स के बाद का होता है, क्योंकि कॉर्टेक्स हम जानते हैं कि कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड इन द मसल कोऑर्डिनेशन। फिर क्या होता है, तो ये यहाँ पर बात हो गई किस चीज़ की, कि आपके सबस्टेंशिया नाइग्रा में अगर खामी आ गई, खराबी आ गई, तो फिर यू मे हैव द पार्किंसन डिजीज। सो ट्रीटमेंट इसकी क्या है, चूँकि बात जाहिर है डोपामीन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो हमने डोपामीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है। चूँकि डोपामीन वैसे बेसिकली भी आपके ब्रेन में मौजूद होता है और जो न्यूरॉन्स है उसको प्रोड्यूस करते रहते हैं, अगर ये ख़त्म हुआ फिर हम इसको ले भी सकते हैं। तो लेने के जो तरीका है वो क्या हो सकता है, क्योंकि डोपामीन जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता ब्लड ब्रेन बैरियर को। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता डोपामीन, तो फिर क्या करना पड़ता है, डोपामीन ही का जो है एक प्रिकर्सर, इमीडिएट प्रिकर्सर, दैट इज लीवोडोपा, तो फिर हम यूज़ करते हैं ड्रग लीवोडोपा। लीवोडोपा क्या है, इट इज़ एन इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द डोपामीन।
जैसे हम लीवोडोपा लेंगे तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, क्योंकि हमने डोपामीन की एक स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन की है जिसकी वजह से लीवोडोपा क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर को, और फिर यहाँ पर बाय मीन ऑफ एंजाइम डोपा डी कार्बोक्सिलेज ये लीवोडोपा कन्वर्ट हो जाएगा डोपामीन में और अपने एक्शंस को शुरू करेगा, गवर्न करेगा। और नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है, दैट इज कार्बिडोपा। ये कार्बिडोपा क्या करता है, असल में जो हम लोग यूज़ करते हैं कार्बिडोपा वो हम इन कॉम्बिनेशन विद लीवोडोपा यूज़ करते हैं, यानी कि लीवोडोपा प्लस कार्बिडोपा हम दोनों को यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में। फिर क्या करता है, फिर इनका जो एक्शन है वो कुछ यूँ सा होता है। कार्बिडोपा जो है वो डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर के बाहर होता है, ये एंजाइम बाहर भी है और अंदर भी है ब्रेन के। तो इस एंजाइम को यहाँ पर ब्रेक करने के लिए, स्टॉप करने के लिए हम यूज़ करेंगे कार्बिडोपा। दे विल स्टॉप द डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। तो फिर क्या होगा, जब ये एंजाइम इनहिबिट होंगे तो फिर लीवोडोपा के लिए रास्ता आसान होगा, साफ होगा टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। फिर यहाँ पर डोपा डी कार्बोक्सिलेज इस लीवोडोपा पर जो है वो लीवोडोपा पर काम करेंगे और लीवोडोपा को कन्वर्ट करेंगे डोपामीन में। इस तरह से डोपामीन एक्शंस शो करेगा। और अगर आपको याद हो, हम पढ़ रहे थे कि जब हम एंजाइम्स पढ़ते हैं डोपामीन की प्रोडक्शन के प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है, वहाँ तक डोपामीन ने पहुँचना होता है। तो उसके रास्ते में जब ये प्रोड्यूस होता है तो कुछ एंजाइम्स इसको ड्यूरिंग द प्रोडक्शन स्टेप्स स्टॉप करते हैं, छोड़ते हैं। तो वो कौन कौन से एंजाइम्स हैं? नंबर 1 दैट इज माओ, नंबर 2 दैट इज कॉम्ट, मोनोअमीन ऑक्सीडेज, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफेरेज। ये एंजाइम्स जो हैं ये ब्रेक करते हैं डोपामीन को। तो इनके इनहिबिटर जो ड्रग्स होंगे, जो ड्रग्स इनको इनहिबिट करेंगे, इन एंजाइम्स को कवर करेंगे ताकि ये डोपामीन को ब्रेक नहीं कर सके, तो ये भी हाईली इफेक्टिव होंगे। याद रहे, पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करना हमारा क्या है, हमें डोपामीन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है। तो हम फिर क्या करेंगे, जहाँ पर डोपामीन ने ब्रेक होना है या कम होना पड़ेगा उसको, तो वहाँ से हम डोपामीन को उन स्टेप्स में डोपामीन की हेल्प करेंगे। तो मोनोअमीन ऑक्सीडेज को हम अगर स्टॉप करेंगे, इनहिबिट करेंगे बाय मीन ऑफ एनी ड्रग स्पेसिफिक फॉर द माउ और फॉर द कॉम्ट, तो फिर वो क्या करेगा, डोपामीन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा और फिर एक्शंस ये कंसंट्रेशन अपने रिसेप्टर पर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पर परफॉर्म करेगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि डोपामीन अगर कम होगा तो एसिटाइलकोलिन का जो कंसंट्रेशन है वो एज रिस्पेक्ट डोपामीन ज़्यादा दिखाई देगा, जिसकी वजह से ये खोलिनर्जिक एक्टिविटीज़ को शो करेगा, जिससे अगर डोपामीन और एसिटाइलकोलिन की इम्बैलेंस होगी तब भी पार्किंसंस डिजीज़ कॉज हो सकती है और होती है इसी वजह से भी। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है फॉर द ट्रीटमेंट दैट इज़ एंटी खोलिनर्जिक। तो हम एंटी कोलिनर्जिक्स ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट पार्किंसन। वो कौन कौन से हैं, वो है बेंस हेक्सोल, बेंस्ट्रोपिन, बाइपेरिडीन। तो these are the drugs. And do not forget subscribing our channel, and if the video is proper according to your thoughts and it is helpful, then please do have a share and thumb up for my video. I thank you all.